जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। देखिए 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, अब बिल्कुल हूबहू यहीं के जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। साथ ही साथ आप लोग जो हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो एग्ज़ाम के समय में व्हाट्सएप में आपको सब कुछ दिया जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को फ्री में पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अच्छी तैयारी आपको कैसे करनी है उसके लिए भी हम आज के इस वीडियो में बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को ना सबसे पहले एक छोटा सा पैसेज यहाँ पे मिलेगा, उसको ध्यान से पढ़ लेना है। ध्यान से पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर करना है। जैसे सबसे पहले मैं आप देखिए पूछा गया है कि इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, ठीक है। तो इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, ये पूरी दुनिया को क्या कर देता है, जोड़ देता है। दूसरा सवाल है, गद्यांश के अनुसार इंटरनेट के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो इंटरनेट के कारण जो है साइबर अपराध और धोखाधड़ी जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कहा गया है इंटरनेट को किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो इंटरनेट को जो वर्णित किया गया है वह ज्ञान के भंडार के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि गद्यांश में इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर लाभदायक बताया गया है। तो कौन से शर्त पे, अगर इसका उपयोग साझेदारी और सावधानी से किया जाए तो इसका जो है लाभदायक हो सकता है इसका उपयोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपको ये थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पढ़ने के बाद फिर छोटा सा पैसेज यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि पद्यांश में भारत की पहचान किससे जोड़कर किया गया है। तो भारत की जो पहचान किया गया है जोड़ करके भिन्नता में एकता पर किया गया है। पद्यांश के अनुसार एकता का दीप किससे जलता है। तो एकता का जो दीप जलता है वो किससे जलता है, आपसी मेलजोल और भाईचारे से एकता का दीप जलता है। नेक्स्ट आते हैं पद्यांश में किन झगड़ों से दूरी बनने की बात कही गई है। तो कौन से झगड़ों की दूरी बनने की बात कही गई है, तो जाति धर्म के झगड़ों से दूरी बनाने की बात की गई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कह रहा है कि नई मिसाल बनाएं, पंक्ति से क्या प्रेरणा मिलती है। तो नई मिसाल बनाएं, पंक्ति से जो प्रेरणा मिलती है वो मिलती है प्रगति और एकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार माध्यम माना जाता है। तो रेडियो को श्रव्य माध्यम माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। कौन प्रिंट मीडिया का उदाहरण है आपको बतानी है। तो प्रिंट मीडिया का उदाहरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र को क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कह रहा है कि जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व होता है। तो जनसंचार में जो फीडबैक का महत्व होता है, संदेश को समझने में मदद करता है, संदेश को प्रभाव का आकलन करता है, दर्शकों की राय प्राप्त करता है। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है। तो देखिए जनसंचार का जो आधुनिक माध्यम है वो हो जाएगा आपका इंटरनेट। क्या हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जनसंचार समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनसंचार का जो समाज पर प्रभाव पड़ेगा, लोगों को सूचना प्रदान करता है, सामाजिक मुद्दा के प्रति जागरूक करता है, लोगों की राय और विचारधारा को प्रभावित करता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है। तो देखिए पत्रकारिता का जो नैतिक सिद्धांत है वो हो जाएगा सत्य और निष्पक्षता का पालन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, कहा गया है पत्रकारिता में पेज 3 का क्या तात्पर्य है। पत्रकारिता में पेज 3 का तात्पर्य है मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, कह रहा है खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या होता है। तो खोजी पत्रकारिता का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि टीवी और रेडियो की पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो टीवी और रेडियो की जो पत्रकारिता है इसको हम लोग कौन सी श्रेणी में रखते हैं ये आपको बतानी है। तो ये आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। कहाँ पर रखेंगे इसको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रखते हैं, ध्यान रखना है सभी का। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक कौन है। बहुत ही अच्छा सवाल एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा हम लोग। क्या हो जाएगा, हम लोग, ठीक है। आइए इसके बाद फिर आपको एक पैसेज मिलेगा, इस पैसेज को ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए जैसे आपसे कहा गया कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, खरीदने का क्या सोचा, मतलब हामिद ने चिमटा क्यों खरीदने का सोचा, ठीक है। तो दादी के हाथ जलने से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। हामिद के अनुसार खिलौना खरीदने में क्या समस्या थी। तो हामिद के अनुसार खिलौना को खरीदने में खिलौने से कोई
काम नहीं आता, नहीं बनता है। ठीक है, यही उसकी समस्या थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 में। कह रहा है गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग हामिद ने बताया। चिमटा का जो उपयोग बताया हामिद ने, वो कौन सा उपयोग बताया था। कह रहा था रोटियां तवे से उतारने में मदद करेगा, चूल्हे को साफ करने में उपयोग होगा, आग मांगने वालों को आग देने में उपयोगी होगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है। अब ये जो गद्यांश है इसका रचयिता का नाम बताना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका प्रेमचंद। कौन हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि दोपहर का भोजन कहानी मूलतः किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है। कौन से वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा, तो निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा। टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस आधार पर व्यंग्य किया, तो आस्थाओं के बाजारीकरण पर जो है वो किया। ठीक है, नेक्स्ट, चमेली की बेटे का नाम क्या था, तो चमेली के जो बेटा था उसका नाम आपको बताना है, क्या था, बसंता। काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने किया है, तो ये किया था सुधा अरोड़ा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, खानाबदोश कहानी का लेखक कौन है, तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है, तो भारत माता का जो मस्तक कहा गया है वो कहा गया है आपका हिमालय को। किसको कहा गया है, हिमालय को कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी थी, तो कौन सी किताबें, इतिहास और भूगोल की किताबें क्या कर दी थी, बेच दी थी। अवाराह मसीहा का लेखक कौन है आपको बतानी है, तो अवाराह मसीहा का जो लेखक है वो है आपके विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, पतंगबाजी में शरद का मित्र था कौन, तो ये था आपका राजू। कौन था, राजू था, ध्यान रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर एक पैसेज मिलेगा, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, कवि ने इस पद्यांश में किसकी आलोचना की है, तो कवि ने इस पद्यांश में जो आलोचना की है वो की है धार्मिक भेदभाव और पाखंड की। किसकी की है, धार्मिक भेदभाव और पाखंड की आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में। कहा गया है कि हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं, ये आपको बतानी है। तो हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं, ये आपको बताना है, तो वेश्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हिंदुतन की हिंदुवाई देखी तुर्कन की तुर्काई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको बतानी है, तो अनुप्रास अलंकार है। कवि कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश देता है, तो ये हो जाएगा आपका, समाज में सच्चाई का पालन किया जाना चाहिए, यही संदेश यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, सूरदास के गुरु का नाम क्या, आपको बताना है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो वल्लभाचार्य। क्या था, वल्लभाचार्य था। नेक्स्ट है आपका, हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वर्ज भाषा का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या है, सुमित्रानंद पंत किस काव्य धारा के कवि हैं, आपको बतानी है। तो कौन से काव्य धारा के कवि हैं ये, तो ये जो हैं आपके छायावादी काव्य धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में, इसमें कहा गया है महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो कौन सी रचना के लिए आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका यामा। किसके लिए, यामा के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, मगध में कौन हस्तक्षेप करता है, तो मगध में जो हस्तक्षेप करेगा वो कौन करेगा, मुर्दा, ऑप्शन नंबर सी। तो टोटल 40 MCQ हमने आप लोगों को करवा दिया है। यदि आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन ढंग से ज़्यादा तैयारी करते हैं, मैंने 3 ई-बुक बनाया है। एक है आपका इतिहास का यानी हिस्ट्री का, दूसरा हमने ज्योग्राफी का, एंड तीसरा आपका पॉलिटिकल का। ये 3 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चों को काफ़ी टफ लगते हैं। मैंने इनका ई-बुक बना दिया है, आप लोग उस ई-बुक को लेकर के पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, ई-बुक लेने के लिए आपको कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी। कितना देना पड़ेगा, आप मैसेज करके हमारी टीम से संपर्क कर लेंगे। मिनिमम कॉस्ट है, बहुत ही कम है, एक चॉकलेट के दाम के बराबर है। तो आप वहाँ पे जाइए और उनसे बात कीजिए। अगर आपको इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल में कोई दिक्कत है तो आप इसका ई-बुक लेकर के तैयारी कर सकते हैं। बाकी के जो विषय हैं वो हम आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे ढंग से करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।